तो आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। ये वन शॉट होने वाला है, इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग संबंध समझेंगे, संबंध क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन समझेंगे। फिर दूसरा पार्ट में हम लोग फलनों के प्रकार, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। सतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक। नाम याद रखना, नाम में कंफ्यूज मत होना। पहले हम लोगों ने दो पढ़ा, इम्पटी रिलेशन और इनवर्सल रिलेशन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फिर उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंस पढ़ेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। ये वन शॉट होने वाला है, इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना आपको मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने मिलेंगे, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, इनटू फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद आपका सतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और आखिरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, जो एज इट इज पेपर में पूछे गए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, संबंधों के प्रकार। देखो, अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 1 की रिलेशन एंड फंक्शन, तो दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक पार्ट है आपका संबंधों के प्रकार। पहले हम लोग संबंध समझेंगे, संबंध क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन समझेंगे। फिर दूसरा पार्ट में हम लोग फलनों के प्रकार, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग समराइज करें कि क्या क्या पढ़ना है, देखो, सतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक, ये तीन चीजें आपको प्रूव करने के लिए पेपर में पूछता है कि एक रिलेशन दिया होगा और आपको प्रूव करना है कि इसमें से कौन सा है। उसके बाद फलनों के प्रकार पे आएंगे, जिसमें हमें एकैकी, बहु एकैकी, आच्छादक और अंतःक्षेपी ये पढ़ना है। अब देखो, यहां पे से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा सेशन। अगर हम लोग बात करें क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा होगा, रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पे भी था। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं कार्तीय गुणन की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? कार्तीय गुणन की। इसको क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही बोला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? जैसे हमारे पास दो सेट हैं, दोनों क्या है? नॉन इम्पटी सेट हैं, अरिक्त हैं, अरिक्त समुच्चय है, मतलब कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना ही चाहिए। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉन इम्पटी सेट। मान लो हमारे पास सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट है, और सेट बी है जिसमें मान लेते हैं 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब जब हम लोग कार्तीय गुणन करते हैं ना, इसका कार्तीय गुणन का मतलब ए क्रॉस बी। कार्तीय गुणन का मतलब क्या है? ए क्रॉस बी करने जा रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, आपको क्या करना है, जैसे यहां पे सेट ए आगे लिखा गया, सेट बी पीछे लिखा गया, तो जो सेट आगे लिखा होगा उसके आपको एलिमेंट्स उठाने हैं। यहां से आपने 1 उठाया, इन तीनों एलिमेंट्स के साथ क्या कर देना है? पेयर अप कर देना है। मतलब कि आपको लिखना है 1, ए, 1, बी, 1, सी। उसके बाद दूसरे वाले एलिमेंट्स को उठाओ, फिर से इन सबके साथ पेयर बना दो। 2, ए, 2, बी, 2, सी। ठीक है, ये क्या हो गया? कार्तीय गुणन आ गया। क्या आ गया? कार्तीय गुणन आ गया। अब इसमें आप ध्यान से समझो कि यहां पे चल के आ रहा है कि सर इस वाले में अगर हम लोग बात करें Na की, Na का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। Na की वैल्यू कितनी है? 2। यहां से अगर हम लोग बात करें Nb, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। और अगर यहां पे हम लोग बात करें ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितने आए? 6। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों को अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वाले में। ठीक है, कार्तीय गुणन में हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो यहां से एक फार्मूला क्या निकल के आ रहा है, साइड में हम लोग फार्मूले को भी लिख लेंगे। कुल अवयवों की संख्या किसमें भैया? कुल अवयवों की संख्या किसमें? ए क्रॉस बी में। इसको क्या लिखोगे? Na इंटू एनबी, Na इंटू एनबी, मतलब कि ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? ए में जितने एलिमेंट्स हैं, बी में जितने एलिमेंट्स हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको m मान ले,
पहले वाले को m मान लें, दूसरे वाले को n, तो a क्रॉस b में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, m इंटू n। ये पहला फार्मूला निकल के आया हमारा, ठीक है, इस पे स्टार लगा दो। ये हमारा पहला फार्मूला निकल के आया कि भैया a क्रॉस b में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू n। अब बात करते हैं रिलेशन की। ये क्या है, एक रिलेशन ही तो है। ये क्या बता रहा है, एक संबंध ही तो बता रहा है। वन का किसके साथ संबंध है, ए के साथ। वन का किसके साथ संबंध है, बी के साथ। टू का किसके साथ संबंध है, ए के साथ। टू का संबंध किसके साथ है, बी के साथ। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि ए क्रॉस बी में जो बन रहे हैं ये पॉसिबल रिलेशन है, ठीक है। इन्हीं में से हमें कोई ना कोई, अगर हम लोग एलिमेंट्स उठाते हैं तो एक रिलेशन प्रूव कर रहा होगा। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन, अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रिलेशन या फिर संबंध। जो संबंध होगा या फिर रिलेशन होगा वो क्या होगा, ये होगा भैया सबसेट होगा। ये क्या होगा, सबसेट होगा। आर क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। आर क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। मतलब कि जो ए क्रॉस बी आया है उसी का जो उप समुच्चय होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। अब हम लोग समझते हैं, जैसे पीछे हम लोगों ने क्या समझा था, पीछे हम लोगों ने पहले कितने एलिमेंट्स लिए थे, 3 एलिमेंट्स लिया था ना पहले वाले में, कि 2 थे। पहले में 2 थे, दूसरे में 3 थे। पहले में कितने एलिमेंट्स हैं भाई, 2 हैं। कौन कौन से, 1, 2, और दूसरे में क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। अब ध्यान से समझना कि अगर हम लोग यहां पे बताएं कि भैया 1 का ए के साथ संबंध है और 2 का बी के साथ संबंध है, इसको हम लोग मान लेते हैं R1। R1 एक रिलेशन बन के आ रहा है, R1 जिसे हम लोग लिख रहे हैं 1 का ए के साथ संबंध है, 2 का बी के साथ। तो इसको क्या लिखोगे, 1, A एंड 2, B। ये क्या है, 1, A 2, B क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, देखो इधर यहां पे दिख रहा है आपको 1, A और दूसरा एलिमेंट कितना है भाई, 2, B ना। यहां कहीं आपको 2, B भी दिख रहा होगा। 1, A 2, B इसमें दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, R1 क्या हुआ, सबसेट हुआ किसका, A क्रॉस B का। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, यहीं पे हम लोग दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मानो कि भैया हम लोग इसको बना रहे हैं, इसी को यहां पे दूसरा रिलेशन ले रहे हैं। एलिमेंट्स को अभी भी हम लोग सेम ही रख रहे हैं, 1 एंड 2, और इधर क्या है, A B C। अब देखो आपका मन किया कि 1 का A के साथ है, ठीक है, और 2 का भी A के साथ है। तब आप इसको R2 मान लो कि हमारे पास R2 वाला रिलेशन आ रहा है। इसमें क्या बन रहा है, 1 का A के साथ संबंध है और 2 का भी A के साथ संबंध है। क्या ये जो R2 बन रहा है ये A क्रॉस B में आया था, 1, A 2, A इसमें आया है। ये रहा 1, A और ये रहा 2, A। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी रिलेशन आप बनाओगे, जितने भी XYZ जितने भी रिलेशन पॉसिबल हैं, सबके सब क्या हैं, सबसेट होंगे किसके, R के। सबके सब सबसेट होंगे किसके भैया, A क्रॉस B के, इसके सबसेट होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये कभी कभी ना ये A क्रॉस B के इक्वल हो जाएगा। 2 स्पेशल केस इसमें बता रहे हैं। जब R A क्रॉस B के इक्वल हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक या फिर इनवर्सल। दोनों इक्वल हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक संबंध या फिर इनवर्सल। और जब R हमारा फाई आ जाएगा, जब R हमारा फाई आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध मतलब कि ऐसा कोई रिलेशन जो पॉसिबल ही नहीं है, जो आ ही नहीं रहा है, जो बना ही नहीं पाओगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध बोलेंगे। 2 चीजें समझ में आ गई, एक इनवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, कब, जब आपका R A क्रॉस B के इक्वल हो जाए। दूसरा रिक्त संबंध, कब, जब कोई रिलेशन बने ही ना, कोई पॉसिबल ही ना हो, कोई रिलेशन पॉसिबल ही ना हो। जैसे यहां पे क्या लिखा है, 1, A 2, B है। अब कोई आप एक A क्रॉस B में एलिमेंट ढूंढने जा रहे हो, 1, 5 या फिर 1, 6,
क्या यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं पहले वाले पे, समझते हैं। पहला हमारा क्या है? एम्पटी रिलेशन या फिर रिक्त संबंध। ऐसा कोई रिलेशन जो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि ए क्रॉस बी में भी नहीं आ रहा है। रिक्त संबंध क्या कहलाएगा? जैसे ध्यान से समझना, यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। अब देखो पीछे वाले में क्या था, हम लोग दो सेट अलग अलग माने थे कि सेट ए है और सेट बी है, दोनों के बीच में हम लोग क्या ढूंढ रहे थे? रिलेशन ढूंढ रहे थे। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, दोनों को अगर हम लोग सेम सेट मान रहे, मतलब सेट ए है, दूसरा वाला भी सेट ए है, तो दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलेशन ढूंढ रहे हैं। तो यहां पे क्या है, यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, तो समुच्चय ए के उस संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पटी रिलेशन बोलते हैं या फिर रिक्त संबंध बोलते हैं। जैसे r इज इक्वल टू 5 आ जाए, r इज इक्वल टू 5 आ जाए, तो भैया r इज इक्वल टू 5 क्या होगा? हमारा रिक्त संबंध होगा। जैसे r हमारा क्या है? एक सेट है। ध्यान से समझना कि रिक्त संबंध कैसे आएगा। देखो R एक क्या है, यहां पे A क्या है? एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके क्या है? 5 तक यहां पे एलिमेंट्स है। अब इन्होंने क्या बोला कि रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाना है A कॉमा B का, कि A माइनस बी करने पे हमें 20 मिल जाए। मतलब कि आपको सेट A से दो एलिमेंट्स उठाने हैं, कोई भी ले सकते हो, आपका मन करे सेम ले लो, मन करे तो आगे वाला उठा लो, फिर पीछे वाला उठा लो, कुछ भी आप दो एलिमेंट्स उठाओ, बट उनका डिफरेंस आपको 20 शो करना है। क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है 1 से लेके 5 तक के बीच में जिनका डिफरेंस हम लोग 20 शो कर पाए? भाई अगर ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस लोगे वही तो सबसे बड़ा होगा। 1 और 5 का डिफरेंस लोगे, कितना आएगा? 4। मैक्सिमम हम लोग 4 तक जा सकते हैं, बट यहां पे कितना दिया है? 20, तो मतलब पॉसिबल ही नहीं, ऐसा कोई रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब यही अगर आपको मैं समझाऊं कि सार्वत्रिक वाला क्या होता है, अगर हम लोग यहां पे एक रिलेशन लिख देते कि भैया a कॉमा बी ऐसा है सच दैट कि a माइनस बी, यहां पे a माइनस बी ग्रेटर देन 0 लिख दो, a माइनस बी ग्रेटर देन 0 लिख दो, a माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां पे इक्वल क्यों लगाया? उसका भी रीजन है। a माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आपको क्या करना है कि यहां पे जब आप डिफरेंस लोगे ना, ठीक है, डिफरेंस जब लोगे a माइनस बी, अच्छा यहां पे आपका मॉड लगाना पड़ेगा। ये मॉड लगा दो, क्योंकि हम लोग अगर आगे वाला नंबर छोटा ले लेते हैं, पीछे वाला नंबर बड़ा ले लेते हो, तो नेगेटिव आ जाएगा, जिससे ये आपका गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो? आगे वाला नंबर छोटा ले लो, पीछे वाला नंबर बड़ा ले लो, तो उन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे वो क्या होगा? यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगी, तो माइनस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं होगा, इस वजह से हमने यहाँ पे मॉड ले लिया। अब मॉड का मतलब है कि हमें डिफरेंस लेना है, साइन का कोई मैटर नहीं है, बस दोनों पे गैप कितना आ रहा है, बस इतना ही देखना है। तो अब यहाँ पे जब मॉड लगाया तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आया। अब देखो 1 माइनस 5 करोगे -4 होगा, बाहर मॉडुलस लगा है तो उसको 4 बना देगा। 4 ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, ट्रू। 1 माइनस 1 0, 0 इक्वल टू 0, ट्रू। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा इनवर्सल कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? इनवर्सल रिलेशन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये रिक्त संबंध है, ये इनवर्सल है, ठीक है, ये सार्वत्रिक वाला है। अच्छा जी, डिफिनेशन यहां से समझ लो। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो, तो वह संबंध समुच्चय ए का सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। जैसे R है, पूरा का पूरा R हमारा ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। ए है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब हमें एक पेयर बनाना है, जैसे a कॉमा बी ग्रेटर देन 0, मतलब कि आप जो भी नंबर लो, a लो या फिर b लो, वो क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पे क्या होगा? a क्रॉस a के सभी कर्मित युग्म इस शर्त को संतुष्ट करते हैं, अतः यह एक सार्वत्रिक संबंध है। तो दो रिलेशन आपको समझ में आ गए। पहला वाला कौन सा है? रिक्त संबंध, दूसरा सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध का मतलब है कि पॉसिबल ही नहीं, या फिर मान लो कि 0 आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कोई पूछ लिया गया आपसे, ठीक है। और इनवर्सल का मतलब क्या है? कि मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मतलब कि R क्या है? a क्रॉस b के इक्वल हो गया, तो उसे हम लोग इनवर्सल बोलेंगे। और अगर R इज इक्वल टू 5 आ जाए, कोई रिलेशन पॉसिबल ही नहीं, कोई रिलेशन मिल ही नहीं रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
रिक्त संबंध। ठीक है, दो रिलेशन समझ में आ गए। अब आते हैं मेन वाले मुद्दे पर। अब यहां से हमें तीन चीजें पढ़नी है, सतुल्य, सम्मित, संक्रामक। ठीक है, सतुल्य, सम्मित, संक्रामक, नाम याद रखना, नाम में कंफ्यूज मत होना। पहले हम लोगों ने दो पढ़ा, कौन कौन सा, आपका इम्पटी रिलेशन और इनवर्सल रिलेशन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, फिर उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंस पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि सेट में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, कोई भी XYZ अगर हमारे पास सेट है तो हम लोग रिलेशन में ना उन सेट का खुद के साथ संबंध देखेंगे सभी एलिमेंट्स के लिए। ऐसा नहीं, जैसे मान लो सेट ए में 1 2 3 4 दे रखा है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना जरूरी है। ये नहीं कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 और 4 4 नहीं है, तो हम लोग उसको मान ले रहे हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। नहीं, जितने एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ संबंध होना जरूरी है। तो ऐसा सेट हमारा क्या, ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा सतुल्य कहलाएगा। यदि समुच्चय ए का, ध्यान रखना, प्रत्येक, इस वाले पे फोकस रखना, प्रत्येक अवयव, ये स्टार लगा लो, प्रत्येक, बच्चे क्या करते हैं ना, इसको भूल जाते हैं, अवयव को ध्यान में रखते हैं। भाई प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ संबंध होना चाहिए। आर द्वारा संबंध हो तो ऐसे संबंध आर को सतुल्य संबंध या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू ए के लिए जैसे किसी समतल में खींची गई रेखाओं के समुच्चय में संबंध समांतर है, सतुल्य संबंध है, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेट ए है 1 2 3। अब इसमें अगर हम लोग रिलेशन लिखें, आर लिखें, तो क्या क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। उसके बाद कुछ होगा चलेगा, तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव है। बट यहीं पे अगर हम लोग कोई, इसको R1 बोल दो, इसको R2, यहीं पे अगर हम लोग कोई एक रिलेशन लिख रहे हैं, ये लिख देते हैं, ठीक है, और 3 3 नहीं है, तो मान लो यहाँ पे 1 3 है, 2 3 है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सतुल्य संबंध है, तो आप इसमें क्या बोलोगे, जी नहीं, ये सतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे 3 3 मिसिंग है, 3 3 नहीं है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। अगले वाले पे आते हैं, सम्मित संबंध। किस पे भैया, सम्मित वाले में। सम्मित में क्या है कि जो भी आपको रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब देखो हम लोग सम्मित के लिए सेट को ढूंढने नहीं जाएंगे, सेट को हम लोग ढूंढने तभी जाएंगे जब आपसे स्वतुल्य पूछा जाए। ठीक है, पहला वाला रिलेशन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हमें बताओ कि ये हमारा स्वतुल्य रिलेशन है, तो हम लोग उसके लिए सेट के पास जाएंगे, जो सेट हमें गिवन है, उस सेट में देखेंगे कि जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उसका यहाँ पे खुद के साथ संबंध है कि नहीं है। बट सम्मित में ऐसा नहीं करना है। सम्मित में हम लोग सेट के पास नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट रिलेशन के पास जाएंगे और उसके अंदर देखेंगे कि जो भी दिया गया है क्या उसका उल्टा वहां पे दिया गया है। जैसे 1 2 दिया गया है तो उसका उल्टा 2 1 वहां पे होना चाहिए। ऐसे सभी पेयर के लिए, ऐसा सभी पेयर के लिए। तो आप एक चीज यहां पे समझ लो कि इस वाले में सम्मित में नंबर जो आएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आएगा वो इवन नंबर आएगा। इवन क्यों आएगा, अगर जैसे हमारे पास एक पेयर है, दो पेयर है, तीन पेयर है, तो उसको आप क्या करोगे, एक पेयर में कितने एलिमेंट्स होंगे, दो, दो में 4 हुए, 3 में 6 हुए, मतलब जोड़े में आएंगे। 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 भी होगा। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे देख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके। समझते हैं क्या कह रहा, A B बिलोंग्स टू R का अर्थ है कि B A बिलोंग्स टू R, सभी A B बिलोंग्स टू A के लिए जस्ट उसका उल्टा भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे देखो 1 1 है तो 1 1 R में होगा। अगर देखो, अगर एलिमेंट्स ना एक ही है, जैसे इवन वाले कब आएंगे, इवन वाले कब आएंगे, जब आपके अलग अलग होंगे। जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होगा। लेकिन ऑड भी आ सकते हैं। ऑड कब आएंगे, जब आपके दोनों सेम हो जाए। 1 1 है तो आप देखो सेट की कंडीशन क्या है कि हम लोग सेम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। 1 1 है तो इसको 4 बार लिखो तब भी एक ही बार माना जाएगा, 1 1 ही दिखेगा, तो इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। तो ऑड भी आएगा, इवन भी आएगा। इवन कब आएगा, जब अलग अलग होंगे। 1 2 है तो 2 1। ठीक है, अब यहां पे जैसे 1 2 है तो 2 1 जरूरी हो जाएगा। 1 3 है तो 3 1 हो जाएगा। 2 3 है तो 3
2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सेट ए लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 है और एक हमने रिलेशन लिखा R1 मान लो। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट लिख दिया 1 2, तो इसका उल्टा 2 1 अगर दिया है तो ये क्या हुआ, हमारा ट्रू हुआ। बट अगर R2 हम लोग देखें और यहां पे दिया है 1 1, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये भी ट्रू है। बट अगर हम लोग R3 की बात करें जिसमें दिया है 1 2 2 1, ठीक है, और यहां पे 3 1 दे दिया, अब ये थर्ड वाला रिलेशन नहीं होगा, ये थर्ड वाला सम्मित रिलेशन नहीं होगा, तो इसको आप कैंसिल मार। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 3 नहीं दिया गया, इसका उल्टा नहीं दिया गया। 3 1 तो है, उसका उल्टा नहीं है। 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 है, बट इससे नहीं बनेगा, आपको सभी एलिमेंट्स के उल्टे देखने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सम्मित वाला। बात करते हैं संक्रमक की या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव कब होगा, जब A, B R में है, B, C R में है, तो A, C भी R में होना चाहिए। मतलब कि जैसे दो नंबर्स हैं, वो अगर आपस में इक्वल हैं, फिर उसका अगला वाला नंबर किसी और के इक्वल है, तो फर्स्ट और थर्ड वाला आपस में इक्वल होगा। ठीक है, यही बात कह रहा है यहां पे। क्या कह रहा है भाई, समुच्चय A में संबंध R संक्रमक कहलाता है यदि A, B बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है, A, C बिलोंग्स टू R में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी है कि जैसे ये वाला मिसिंग है, मान लो कि B, C मिसिंग है, तो हम लोग इसको ढूंढने नहीं जाएंगे, A, C को ढूंढने नहीं जाएंगे। जब ये दोनों होंगे, ये दोनों दे रखे हैं, तब तीसरे वाले को ढूंढेंगे। ठीक है, बीच में ये नहीं कि ये वाला गायब है और हम लोग इसको ढूंढ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले हम लोग सेट ले लेते हैं A, 1 2 3 है। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि भैया हमारे पास सेट A है, 1 1 है, 2 2 है, ये क्या है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, तब तक मैं दूसरा लिखता हूं, इसको R1 बोलते हैं ना। ये R1 है, R2 1 2 है, 2 3 है, और यहां पे 1 3 भी दे रखा है, और यहां पे एक और रिलेशन लिखते हैं R3, 1 1 है, 2 3 है, और 3 1 है। इसके बारे में 3 एग्जाम्पल हमने लिखे यहां पे। 1 1 है, 2 2 है, भाई ये 1 1 है, इसमें देखो A, B है, B, C तो है ही नहीं, 1 से कोई और स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है। इसमें आ जाओ, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी है, इसका मतलब ये भी सही है। इसमें आओ, ये 1 1, तो इसको छोड़ ही दो। 2 3 है, 3 1 है, 2 1 मिसिंग है, 2 1 मिसिंग है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, आई होप यहां से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं आखिरी वाले पे। आखिरी वाला क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस वाला। ठीक है, तुल्यता का, तुल्यता संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है। अगर तीनों है, तीनों का मतलब तीनों, ऐसा नहीं है कि तीनों में से दो हो गए तो आप कह दोगे कि ये इक्विवेलेंस है, नहीं, तीनों होने चाहिए, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक, तीनों अगर होगा देन हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो तुल्यता कब होगा, तुल्यता का संबंध कब होगा भैया, जब तीनों हो। कौन कौन से तीनों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों है देन हम लोग बोलेंगे कि हमारा ये जो रिलेशन है ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंस है। अगर तीनों में से एक भी मिसिंग हुआ तो हम लोग मना कर देंगे कि ये हमारा ट्रांजिट, ये हमारा तुल्यता नहीं होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्लियर है। चलो, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। वैसे ये आपका एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये आपसे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछेगा, ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देने जाओगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, जैसे सीयूटी हो गया या फिर आप एनडीए वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, जेई वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। जैसे कि भैया कुल अवयवों की संख्या किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बात करें
तो क्या होगा, m क्रॉस n होगा। और कुल उपसमुच्चय की बात करें तो 2 की पावर m क्रॉस n होगा। दो चीजें आपसे यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, कुल अवयवों की संख्या किसमें, a क्रॉस b में। यहां पे na की वैल्यू कितनी है, m। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पहला वाला सेट है उसको a बोल रहे हैं, पहले वाले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसको m बोल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a को हम लोग m कंसीडर कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b को हम लोग n कंसीडर कर रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे सर m और n क्या है, ठीक है। कुल उपसमुच्चय का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर m इंटू n, ठीक है। ये याद हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला। दूसरे पे आओ, रिलेशन में ये कुछ फार्मूले हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछता है पेपर में, 1 नंबर में, ठीक है। अगर आप जेई वगैरह का दे रहे हो तो वहां अलग मार्किंग होगी, एनडीए में अलग होगी, बट अगर स्कूल वाले की बात करें तो 1 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। क्या पूछेगा भाई, कुल संबंधों की संख्या ए टू बी। अगर आपसे पूछ रहा है कुल संबंधों की संख्या ए टू बी, यहां पे ए टू ए है और यहां पे क्या है, संबंधों की संख्या है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कुल संबंधों की संख्या कहां से कहां तक, ए टू बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर m इंटू एन, 2 की पावर m इंटू एन, ध्यान रखना। और अगर पूछ रहा है संबंधों की संख्या ए टू ए में, दोनों सेट समान है, ए टू ए में ही देखना है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर m स्क्वायर, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए, तो 2 की पावर m स्क्वायर। अब बात करें कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या, इसका फार्मूला क्या होगा, 2 की पावर m, m माइनस 1, m क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कुल सम्मित संबंधों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 की पावर m, m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये फार्मूले याद रख लेना, ये आपके स्कूल में कम ही पूछेंगे, ये वाला पूछ सकता है ऊपर वाला, बट ये वाले थोड़े से एडवांस है। याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो स्किप कर देना। क्लियर है। तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाता है, कौन सा, पहला पार्ट कौन सा खत्म हो जाता है, संबंध वाला, ठीक है। यहां पे संबंध खत्म हो जाता है तो हम लोग संबंध के कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग फंक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां से हम लोग कुछ संबंध वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर ए कॉमा बी ए नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो सतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। हमें क्या प्रूव करना है कि एक सेट है, सेट क्या है, समुच्चय के संबंध में वास्तविक, मान लेते हैं सेट ए है जिसमें वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके आगे चले जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेट ए है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि आर जो है, जो आर है वो क्या है, कैसे डिफाइंड है, ए नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, ए कॉमा बी में द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो सतुल्य है, ए नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। अब जैसे हम लोग सतुल्य चेक करें, सतुल्य इन्होंने बोला कि हमेशा क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, ये होगा। अब हम लोग सतुल्य में क्या करते हैं, ए और बी को दोनों सेम करते हैं, ए और बी को दोनों हम लोग क्या सेम करते हैं, सेम करते हैं। तो भैया जैसे हम लोगों ने रखा 1, यहां पे हमने क्या रखा, यहां पे हम लोग रखे ए इज इक्वल टू 1 और इसी को बी मान लिया। अब ये देखो, ये क्या हुआ भाई, 1 का स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। तो यहां पे तो नॉट इक्वल टू आ रहा है, सिमिलर हम लोग फॉर ए इज इक्वल टू -1, जैसे ही हमने ए इज इक्वल टू -1 रखा, या फिर बी इज इक्वल टू -1 रख दें, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 रखा, तो इसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब अगर हम लोग ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो उसके लिए नहीं सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अब यहां से ए इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ए इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्वतुल्य नहीं है, ए इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्वतुल्य नहीं है, तो आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्यों, इसका रीजन क्या दोगे, क्योंकि चूंकि भैया 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, जबकि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 सेट ए में है लेकिन 1,1 आर में नहीं है, इस वजह से ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो,
अब हम लोग सममित की बात करते हैं, सममित की बात करते हैं। सममित में क्या बोला गया है भाई, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ए नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर है। ए क्या है, बी स्क्वायर, मतलब कि बी स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो अब हमें क्या दिखाना है, जब हम लोग इसको उल्टा करेंगे, जब हम लोग इसको उल्टा करेंगे, जैसे मान लो तो हैं हम लोग यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दे, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में इतना ए नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ए को वैल्यू 1 रख देते हैं और बी की वैल्यू 2 रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, अच्छा ए की वैल्यू 1 रख रहे हैं, बी की वैल्यू -1 रख देते हैं, बी की वैल्यू -1 रखते हैं। अगर बी की वैल्यू -1 रख रहे हो तो ए इज इक्वल टू कितना आ रहा, स्क्वायर कर दो, यहाँ पे आपका दोनों 1 1 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल है। बट अगर हम लोग उल्टा करते हैं 1 एंड -1 तो नहीं होगा। ठीक है, सममित के लिए अगर हम लोग नंबर्स देख रहे हैं 2 एंड 2, 1,2 है इसमें, ठीक है, 1,2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, फिर 2,1, ये तो बन जा रहा है भाई सममित में। इसके लिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, ये ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए, संक्रामक। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग ए की वैल्यू 1 रखते हैं, बी की वैल्यू -1 रखते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1, -1 बनेगा। ठीक है, 1, -1। अब देखते हैं -1, 1 है क्या, -1, 1 है। जब हम लोग 1 रख रहे हैं, ए की वैल्यू 1 रख रहे हैं, बी की वैल्यू -1 रख रहे हैं, क्या दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, क्या दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, आप कहोगे जी हाँ दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। बट जब आप इसको रखोगे -1, जब -1 रखोगे, यहाँ पे हम लोग सममित की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, आपने 1 रखा और -1 रखा, तो ये तो आपस में इक्वल हो गए। जब आप -1 और 1 रख रहे हो, देखो अगर हम लोग ए की जगह -1 रख रहे हैं, बी की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो बी का स्क्वायर, ए की जगह -1 रखोगे तो ये -1 आएगा और ये आएगा आपका, तो मतलब -1, 1 तो आर में है, -1, 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1, -1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ही हम लोग इसको यहां पे रखेंगे ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है, और इन्होंने खुद बोला है कि नॉट इक्वल टू आना चाहिए, ये तो पॉसिबल है, ये तो आर में दिए ही है, तो इस वजह से यह आपका क्या हुआ, सममित नहीं हुआ। सिमिलर संक्रामक भी हो जाएगा, सिमिलर आपका संक्रामक भी, तो ये भी संक्रामक भी नहीं है। और जब तीनों नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, तो तुल्यता नहीं होगा, तुल्यता नहीं होगा। तुल्यता के लिए क्या होना चाहिए, तुल्यता वाले संबंध के लिए क्या होना चाहिए, यहां पे तीनों होने चाहिए, बट यहां पे तीनों नहीं है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इन्होंने तुल्यता नहीं बोला, हमने तुल्यता भी लिख दिया। क्लियर है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा कि जांच कीजिए क्या समुच्चय इतना इतना द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक संबंध है। अब इसमें हमें चेक करना है कि क्या ये स्वतुल्य सम्मित या फिर संक्रामक है। तो सबसे पहले हम लोग सेट लिख लेते हैं। सेट हमारे पास क्या है, ए है, क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। रिलेशन क्या है हमारे पास, कह रहा है ए की वैल्यू रखनी है a+1, तो मतलब अगर हम लोग 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। जब हम लोग 2 रखेंगे तो ये 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखोगे तो 5 आएगा, 5 रखोगे तो 6 आएगा। क्या 6 के आगे जाएंगे, क्या इसमें हम लोग 6 रख पाएंगे, ए की वैल्यू 6 रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे, क्योंकि दोनों में हमें सेट ए टू ए देखना है, ए टू ए देखना है, ए टू ए देखना। जब हम लोग यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये 7 आ रहा है, क्या ए में 7 है, नहीं है, तो हम लोग 7 नहीं रख सकते। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। अब इन्होंने बोला कि क्या ये जांच कीजिए कि क्या समुच्चय इतना संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है कि नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं स्वतुल्य के लिए।
किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? 1 बिलोंग्स टू ए बट 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आर में नहीं है भाई, 1,1 नहीं है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। क्या लिखोगे? स्वतुल्य नहीं है। पहली बात समझ में आ गई, स्वतुल्य नहीं है। दूसरे पे आ जाओ। दूसरा हमें क्या चेक करना है? सम्मित। सम्मित में हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? 1,2 बिलोंग्स टू आर बट इसका उल्टा आर में नहीं है, 2,1 नहीं है। यहां पे कहीं भी देख लो 2,1 नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या लिखेंगे? सम्मित नहीं है। तीसरे पे आ जाओ, संक्रामक। क्या देखना है हमें? संक्रामक। संक्रामक में देखो 1,2 है, 2,3 है, 1,3 कहीं नहीं है। आप क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 ये भी आर में है, बट 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। इस वजह से ये संक्रामक नहीं है। क्या नहीं है बालक? संक्रामक नहीं है। बात समझ में आ गई? वापस से रिपीट कर रहा हूं क्या चल रहा। इन्होंने बोला कि ए कॉमा बी वाला रिलेशन हमें बनाना है, दोनों सेट ए से लेना है, सेट ए में एलिमेंट्स 1 से लेके 6 तक है। तो हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू रखना शुरू किए, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 रखा तो दूसरे की वैल्यू 2 आ रही, 2 इसमें भी है, तो इसलिए 1,2 रख दिया। तो 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। अब आपके यहाँ पे मन में डाउट आना चाहिए, सर आप 6,7 क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि जैसे ही हम लोग ए की वैल्यू 6 रखेंगे, बी की वैल्यू 7 आएगी, बट बी की भी वैल्यू सेट ए से ही संबंधित है, तो सेट ए में 6 तक वैल्यू है, 1 से लेकर 6 तक, तो 7 नहीं आएगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू 6 नहीं रख पा रहे। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये जो एलिमेंट्स हैं इनका खुद के साथ संबंध दिया गया है? 1,1, 2,2, 3,3 ये सब दिए गए हैं, इसमें कोई भी नहीं दिया गया। तो 1 बिलोंग्स टू ए है बट 1,1 आर में नहीं है, इस वजह से ये स्वतुल्य नहीं है। सम्मित में 1,2 आर में है बट 2,1 आर में नहीं है, तो सम्मित नहीं है। संक्रामक में 1,2 आर में है, 2,3 आर में है, बट 1,3 आर में नहीं है, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। अब जब ये तीनों नहीं है तो जाहिर सी बात है तुल्यता का संबंध नहीं होगा। यहां तक नोट डाउन करो। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तीनों क्या है? ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, ना ही संक्रामक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला वाला क्या कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि आर में R2R में, ठीक है, ए कॉमा बी, ए नॉट इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतंत्र तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, हमें एक रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी, ए नॉट इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतंत्र तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। यहाँ पे ए कॉमा बी, बट यहाँ पे हमारे पास वही नहीं है ना, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। R2R में, R का मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक हमें लेना है। R का मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेना है, और ये शो करना है कि A लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। अब देखो हमारे पास जो रिलेशन है ना वो क्या है? A कॉमा बी लेना है सच दैट A लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। जैसे ही हम लोग यहाँ पे 1 रख रहे हैं, किसके लिए? फॉर रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं ना, फॉर रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, स्वतुल्य के लिए चेक कर रहे हैं। अगर हम लोग ए की वैल्यू 1 रख रहे हैं, अगर हम लोग ए की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो बी की भी वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, मतलब 1,1। तो यहां पे देखो क्या हुआ, 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 ट्रू है। बट अगर हम लोग ए की वैल्यू -1 रख दे और बी की वैल्यू -1 रख दे, तो यहां पे क्या होगा? -1 लेस देन आर इक्वल टू -1। इसको भी हम लोग ट्रू मान सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन वाले नंबर्स रख रहे हैं। क्यों फ्रैक्शन वाले नंबर्स रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हम लोग अगर a की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
अगर हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब, क्योंकि 1,1 रख रहे हैं, सॉरी 1/2 1/2 रख रहे हैं। वापस से समझो, ए की वैल्यू 1/2 रख रहे हैं, बी की वैल्यू 1/2 रख रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि क्या ये ट्रू है। जब हम लोग 1/2 रखे तो ये 1/2 आया, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 1/8 आ रहा। अब यहां पे क्या हुआ, मामला गड़बड़ा गया कि भाई जो ये है 1/2 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर है, ये रिलेशन में नहीं आ रहा है, बट 1/2 आर में है। इसमें क्या होगा, फ्रैक्शन वाले भी नंबर्स आएंगे, सारे नंबर्स आएंगे, रियल नंबर है, -∞ से +∞ आएगा, तो ये क्या हुआ 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/8, जो कि ट्रू नहीं है। भाई 1/8 क्या है, लेस देन है ना 1/2 से, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका सतुल्य नहीं है, सतुल्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पे आते हैं। दूसरा हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, सममित के लिए चेक कर रहे हैं, सममित के लिए चेक कर रहे हैं। 1,2 रख दो, 1,2 रखो, 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 की पावर 3, जो कि सही है। 2,1 रखा तो ये क्या हुआ, 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 का क्यूब। बताओ, नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। दो एक से छोटा नहीं हो सकता या फिर इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 1,2 आर में तो है, बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इस वजह से ये क्या है, हमारा सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, अब अगला वाला कौन सा आता है, संक्रामक। संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक में क्या है भाई, अगर हम लोग यहाँ पे नंबर से रख रहे हैं 1,2 रख दें, 2,3 रख दें, ठीक है, 1,2 रख दें और 2,3 रख दें, तो काम तो बन जाएगा। बट यहाँ पे जैसे ही हम लोग 1,2 2,3 रख दें तो 1,3 होना चाहिए, ठीक है, जो कि सही है। भाई ऑर्डर में नंबर रख रहे हो, इस ऑर्डर में नंबर रख रहे हो तो सही है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये संक्रामक हो जाएगा। संक्रामक क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो a लेस देन c होगा, तो ये संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो a हमेशा क्या होगा, लेस देन c होगा। या फिर यहाँ पे क्यूब भी कर लो, तो क्यूब भी करोगे तो वही आएगा। क्लियर है, तो आपका संक्रामक है। तो दो कौन से नहीं है, सतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, अगले पे आओ, कह रहा है 1 2 2 1, ये तो आपको प्रूव करना है कि इसमें क्या ही आएगा। हमारे पास रिलेशन दे रखा है, सेट दे रखा है, सेट में क्या है 1 2 3 है, और रिलेशन दे रखा है आर। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देता है ना, बहुत आसान हो जाता है बनाना। 1,2 2,1। अब ध्यान से समझो, जब हम लोग सतुल्य चेक कर रहे हैं ना, सतुल्य चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सतुल्य चेक करने के लिए क्या बताया गया था कि आपको सेट के पास जाना है, सतुल्य के लिए सेट के पास जाना है, और उस सेट में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको देखना है, फिर आपको रिलेशन के पास आना है, उनके क्या खुद के साथ संबंध है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है 1 1 2 2 3 3 ढूंढना है, बट तीनों में से कोई नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए बट 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इस वजह से ये क्या है, सतुल्य नहीं। अच्छा जी, सम्मित की बात कर लेते हैं। सम्मित, क्या ये सम्मित है, क्या ये सम्मित है। सम्मित में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन के पास जाते हैं। यहां पे देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2,1 भी आर में है, इसलिए ये क्या है, हमारा सम्मित है। ठीक है, 1,2 है, जस्ट इसका उल्टा भी है। संक्रामक चेक करते हैं, क्या ये संक्रामक है। 1,2 आर में है एंड 2,1 आर में है। भाई 1,2 भी आर में है, 2,1 भी आर में है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, 1,1 आर में होना चाहिए, बट नहीं है।
1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इस वजह से ये क्या है, संक्रामक नहीं है। सतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ना तो सतुल्य है ना ही संक्रामक है, बट सम्मित है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक्स कॉमा तथा वाई पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। बहुत ही आसान है। देखो हमें सतुल्य चेक करना है। सतुल्य में क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। मान लेते हैं कि हमारे पास जो, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में आर इतना वाई पेजों की संख्या समान। जैसे ही हम लोग x इज इक्वल टू वाई रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x कॉमा एक्स आएगा, जो कि सतुल्य है। मान लो कि हमारे पास एक बुक है जिसमें 20 पेज है, एक बुक है जिसमें 20 पेज है, तो 20 का 20 के साथ रिलेशन है, मतलब कि उस बुक का उस बुक के साथ रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने इक्वल मान रखा है। ठीक है, इक्वल मान रखा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, x कॉमा एक्स आर में होगा। सम्मित, सम्मित में भैया x कॉमा वाई लिखो, ये आर में है तो y कॉमा एक्स भी आर में है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है ना भाई। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई की इक्वल है, वाई एक्स की इक्वल है, तो आगे पीछे लिखो, क्या ही मतलब। तो ये भी आपका क्या है, सतुल्य भी है, सम्मित भी है। अब संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में क्या है, x इज इक्वल टू वाई है, y इज इक्वल टू जेड है, नंबर ऑफ पेजों की संख्या सेम है ना, तो x इज इक्वल टू क्या है, जेड है, तो इसका मतलब ये संक्रामक भी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एंड एक्स कॉमा जेड भी आर में। ठीक है, ट्रू है, बिल्कुल। आगे बढ़े हम लोग, डन है यहां तक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इस वजह से इसको भी कर लेते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय इतने में आर, ये हमारे पास सेट है, ए सेट है, समुच्चय 1 से लेके 4 तक है, फिर हमारे पास ये रिलेशन दे रखा है और पूछा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर बताओ। अब देखो, जब हम लोग सतुल्य चेक करने जाएंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करने जाएंगे, तो क्या ढूंढेंगे, जो सेट के एलिमेंट है, जो ये सेट के एलिमेंट है, इनका खुद के साथ संबंध होना चाहिए। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ये होने चाहिए रिलेशन में। क्या इसमें 1 1 है? जी हाँ। 2 2 है, इसमें क्या 2 2 दिख रहा है आपको, ये रहा। 3 3 दिख रहा है इसमें, ये रहा। क्या 4 4 दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सतुल्य है। क्या है, सतुल्य है। अब जिस ऑप्शन में इन्होंने मेंशन कर रखा है सतुल्य नहीं, उसको हटा दो पहले। जिस भी ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि सतुल्य नहीं है, उसको हटा दो। ये रहा ना, इन्होंने क्या बोला है, सतुल्य नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तुल्यता, सतुल्य नहीं है तो तुल्यता भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, ये दो। सम्मित चेक करते हैं। 1 2 दे रखा है, क्या इसका उल्टा है 2 1? नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 आर में नहीं है, इस वजह से सम्मित नहीं है। सम्मित की बात कर रहे हैं, सम्मित नहीं है। अब ढूंढ लो, सतुल्य है, सम्मित नहीं है, जिस भी ऑप्शन में है उसको सही मान लो। सतुल्य ये रहा, क्योंकि इन्होंने बोला है ना सम्मित नहीं है, ऊपर वाले में क्या बोला है, सम्मित है, बट यहाँ पे सम्मित नहीं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। डन है यहां तक। अगला, अगला इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। बताओ भाई, द्वारा प्रदत्त संबंध आ रहे हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर बताओ। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या होगा। देखो मान लीजिए समुच्चय n में आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 है, बी ग्रेटर देन 6 है। आपको पता है ये जो आगे वाले नंबर्स हैं ये ए लिखे गए हैं, पीछे वाले जो नंबर्स हैं इसको बी। ठीक है, बी क्या है, ग्रेटर देन 6, जिसमें बी ग्रेटर देन 6 नहीं उसको हटा दो। यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, एक ऑप्शन हट गया। 4 क्या है, छोटा है ना। अब इन दोनों में आते हैं, डिफरेंस लेते हैं।
यहां से क्या लिख सकते हो, b माइनस ए इज इक्वल टू 2, ये लिख सकते हो ना, b माइनस ए इज इक्वल टू 2। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2। 8 माइनस 3 करोगे 5 आएगा, गलत। 8 माइनस 6 करोगे 2, सही आएगा, इसमें गलत। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। यहां तक क्लियर है, डन है यहां तक। अब हम लोग फंक्शन समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। क्लियर है यहां तक। अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फंक्शन, या फिर फलन। फंक्शन में क्या होगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे फोन की बात करते हैं, कभी कभी आप कहते हो ना कि फोन सही से काम नहीं कर रहा है, इसका फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है। फंक्शन सही से काम करने का मतलब क्या है कि जब हम लोग इनपुट दे रहे हैं, कोई इनपुट दे रहे हैं, वो वर्क नहीं कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि दृष्टि का ऐप है, ठीक है, दृष्टि लर्निंग ऐप है, आप दृष्टि लर्निंग ऐप पे टाइप कर रहे हो, उसके जो आइकॉन बना है उस पर टाइप कर रहे हो, आपका यूट्यूब खुल जा रहा है या फिर इंस्टाग्राम खुल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका फोन हैंग कर रहा है, और जो आप इनपुट दे रहे हो वो ले नहीं रहा, वो अपने अकॉर्डिंग इनपुट ले ले रहा। तो फंक्शन में क्या क्या जरूरत पड़ती है, मान लेते हैं ये हमारा एक फंक्शन है fx, मान लो इसको। यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन वर्क कर रहा है, कुछ भी मान लो, यहाँ पे एक फंक्शन वर्क कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस साइड से एक इनपुट दे रहे हैं इसको, तो ये क्या कहलाया, हमारा इनपुट कहलाया। ठीक है, ये क्या कहलाया, इनपुट कहलाया। और दूसरी साइड क्या जाएगा, आउटपुट जाएगा। ये क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट मिल रहा है। इसको हम लोग x बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं y। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, y। तो यहां से क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू क्या आया, fx आया। ये हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट दिया इसको, ये फंक्शन यहाँ पे वर्क किया, और ये हमें क्या मिल गया, आउटपुट। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बोलें कि x इज इक्वल टू 1 है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर मतलब 1 आया। हमने क्या किया, यहां पे x की वैल्यू 1 दी, इनपुट कितना डाला, 1 डाला। फंक्शन क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, मतलब यहां पे जो भी आप दोगे इसको फंक्शन को, ये क्या करेगा, उसका स्क्वायर कर देगा। हमने 1 डाला तो इसने स्क्वायर किया, हमें मिला कितना, 1। अब यहां पे अगर हम लोग 2 डालते, स्क्वायर करता, तो हमें क्या मिलता, 4। यहां पे अगर हम लोग 5 डालते, 5 का स्क्वायर करता, यहां पे कितना मिलता, 25। ठीक है, आई होप आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा, बट इस चैप्टर में जो है उसको समझते हैं। फंक्शन में हमारा देखो, यहां पे अगर हम लोग फंक्शन की बात करें मोटा मोटा, तो आपको 4 तरीके के पढ़ने हैं। पहले हम लोग 2 पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा, 2 समझते हैं हम लोग। ये है हमारा एकाएकी समझते हैं, जिसे हम लोग 1 1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेनी 1 या फिर बहु एकाएकी। या फिर मेनी 1। यहां पे कुछ एलिमेंट्स रख रहे हैं हम लोग, जैसे रख दो यहाँ पे 1 2, यहां पे लिख लो 5 6 7, यहां पे भी वही नंबर्स लिख लो, मान लो 1 2 3 5 6 7। अब हम लोगों ने यहां पे क्या किया, रैंडम किसी एक को x के साथ मैपिंग करा दी। मान लो 1 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 6 के साथ। यहां पे क्या किया, 1 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। अब हमने क्या किया, यहां पे एक एक तीर चलाई इस साइड से, इस साइड का मतलब क्या है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। ठीक है, हमने क्या किया, इधर से एक तीर चलाई, इधर से एक तीर चलाई,
और दूसरी साइड जाके एक ही तीर लग रही है, ठीक है, दूसरी साइड क्या हो रही है कि किसी एक बंदे को तीर लग रही है, मतलब ये नहीं एक बंदे को दो तीर लग रही है, एक बंदे को केवल एक ही तीर लग रही है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एकैकी कहलाएगा। मतलब प्रत्येक x की एक वैल्यू के लिए अगर y की केवल एक वैल्यू हमें मिल रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1। वापस से रिपीट कर रहे हैं, प्रत्येक x की एक वैल्यू के लिए अगर y की केवल एक वैल्यू हमें मिल रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 या फिर एकैकी बोलेंगे, ठीक है। अगर x की दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू हमें मिल रही है, सभी के लिए मतलब नहीं, कोई भी x की दो वैल्यू के लिए अगर y की केवल एक वैल्यू हमें मिल रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुएकैकी। शॉर्टकट में कैसे याद करोगे, x की दो वैल्यू मतलब x की दो, यहां से हम लोग दो तीर चला रहे हैं, वहां एक ही बंदे को दो तीर जाके लग गए, जिसका मतलब क्या हुआ, ये मेनी वन हुआ, तो ये हमारा क्या होगा, एकैकी होगा, ये हमारा क्या होगा, बहुएकैकी होगा। क्लियर है। अब यहां से एक चीज और समझना, बाकी के दो जो हैं वो कौन कौन से हैं, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू जिसे हम लोग आच्छादक बोलेंगे, और इनटू जिसे हम लोग अंतःक्षेपी बोलेंगे। अब इसमें क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, यहां पे कंसेप्ट ये है कि 1 2 3 5 6 7, ये क्या है, 1 2 3 5 6 7 8 कर लो, या फिर 8 को हटा दो। अब यहां पे क्या हो रहा, हम लोग यहां से एक तीर चलाए, यहां से हम लोग एक तीर चलाए, यहां पे 5 को लगा, 2 से चलाया 6 को लगा, ठीक है, या फिर इसको मिला दो, और यहां से हम लोग, अच्छा इसको नहीं मिला सकते क्योंकि हमें ऑन टू दिखाना है, और यहां पे क्या किया, किसी एक को लगा दो। यहां पे क्या होगा कि हम लोग डोमेन की बात करेंगे, कोडोमेन की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे। ये क्या होता है समझेंगे। यहां पे क्या है कि आपका जो ये सेट ए है और सेट बी है, इसमें जो डोमेन होगा, डोमेन का मतलब है कि जो ये आगे वाली वैल्यू है, पूरा का पूरा सेट, इसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। मतलब कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो दूसरे वाले के साथ रिलेशन बना रहे हैं या फिर दूसरे के साथ संबंधित हैं, या फिर इस वाले के जो जितने भी इमेज दूसरी साइड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। तो ये पूरा का पूरा डोमेन कहलाएगा, जिसे हम लोग प्रांत बोलते हैं। और यहां पे अगर हम लोग डोमेन बोले, फंक्शन का डोमेन, रिलेशन नहीं बात कर रहे हैं, फंक्शन बात कर रहे हैं, फंक्शन का डोमेन क्या होगा, 1 2 3। अब यहां पे जो बात करें, ये पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन कहलाएगा। कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब सहप्रांत, कोडोमेन का मतलब सहप्रांत। और जो इसके अंदर वाले एलिमेंट्स हैं जिनको तीर लग रही है, जिनको तीर लग रही, वापस से रिपीट कर रहे हैं, जिनको तीर लग रही, जिनको नहीं लग रही उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग रेंज बोलेंगे। रेंज का मतलब परिसर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब यहां पे समझो कि अगर हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं फंक्शन के, तो dr क्या होगा, इसका 5 6 7 होगा, और यहां पे कोडोमेन क्या होगा, ये भी 5 6 7 होगा। अब देखो, अगर रेंज कोडोमेन की इक्वल आ जाती है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, देन ये जो हमारा फंक्शन है ये आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। अब यहां पे अगर हम लोग डोमेन की बात करें, डीएफ की बात करें, तो कितना है, 1 2 3 है, और डीआर की बात करें तो ये कितना है, 5 6 ही है,
और रेंज अच्छा रेंज हो गया। कोडोमेन की बात करें, ये कितना है 5 6 7। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं। तो अगर हमारा रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन आता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हमारा फलन क्या है? इनटू है, इनटू फंक्शन है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए तो इनटू है, अगर इक्वल आ गए तो हमारा क्या है? ऑन टू फंक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है ना कि क्या सभी रिलेशन फंक्शन होते हैं? नहीं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना या फिर नोट पॉइंट करके लिख लो। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं। ठीक है, इसको भूलना मत। 2 पॉइंट। ठीक है, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं बट सभी फंक्शंस रिलेशन होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मानते हैं कि हमारे पास यहां पे हमने क्या बनाया? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। यहां पे भी वही लिखते हैं। अब यहां पे चेंज क्या कर रहे हैं उसको समझो। हमने 1 को 5 के साथ मैप करा दिया और 1 को 6 के साथ मैपिंग करा दी, 2 का 7 के साथ। चलो अब यहां पे समझो क्या हो रहा है। ये ए है, ये बी है। जब इसका आर लिखोगे ना, रिलेशन लिखोगे, क्या बनेगा? 1,5 1,6 2,6 एंड 3,7। इसका जब आप बनाओ, ठीक है, यहां पे जब आर लिखोगे ये ए है, ये हमारे पास क्या है? ए है, ये हमारे पास बी है। आर लिखोगे, रिलेशन लिखोगे, ये 1,5, ये 2,5 और ये 3,6। ठीक है, ये जो आगे वाले नंबर्स हैं, अब देखो यहां पे जब हम लोग बात कर रहे हैं डोमेन की, तो ये आगे वाले नंबर्स यहां पे रिपीट हो गए। आगे वाले नंबर्स रिपीट हो गए तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर आगे वाला नंबर रिपीट होता है एक से ज्यादा बार तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे क्या लिखोगे? फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, बट रिलेशन है। भाई ये आप ए क्रॉस बी करोगे उसी का सबसेट लिखे गए ये। ठीक है, ए क्रॉस बी का ही सबसेट लिखा गया ये तो रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। इधर आओ, क्या आगे वाला नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? फंक्शन है। सर पीछे वाले नंबर रिपीट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, फंक्शन है। ठीक है, पीछे वाले नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले रिपीट नहीं होंगे। जब ये फंक्शन है तो हमें डोमेन चेक करना है। डोमेन का मतलब क्या है? ये जो आगे वाले नंबर्स है ना, ये जो आगे वाले नंबर्स हैं यही क्या कहलाएंगे? डोमेन। किसका? फंक्शन का। 1 2 3। और रेंज का क्या मतलब है? कि ये जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं ये रेंज कहलाएंगे, टीआर। और ये क्या है? 5 5 6। अच्छा यहां पे 2 बार 5 नहीं लिखेंगे तो इसको हटा दो, 5,6। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब यहां पे हम लोग एक चीज और देखते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के लिए। नो,
यूज करें, वर्टिकल लाइन टेस्ट। यहां पे क्या लिखोगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहलाएगा, यदि हम, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहला रहा है अभी, वर्टिकल लाइन टेस्ट में अगर हम लोग यहां पे रखते हैं, हाँ वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, पॉइंट क्या है, यदि y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर, खींचने पर, ठीक है, ये किसके लिए, फंक्शन के लिए, किसके लिए, फंक्शन चेक करने के लिए कि जो दिया गया है वो फंक्शन है कि नहीं है। यदि y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर लाइन ग्राफ को मोर देन, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे, वन पॉइंट पर कट करती है तो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा बार कट करके जा रहा है तो फंक्शन नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये क्या है, वाई स्क्वायर एक्स का ग्राफ है, दो पॉइंट पे कट करके जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्या ये फंक्शन है, नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर y की कितनी वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 1 पर, मतलब x की एक वैल्यू पे ही y की हमें दो वैल्यू मिल रही है। अच्छा, इसके लिए ये फंक्शन है हमारा। आप देखो x की एक वैल्यू के लिए यहां पे हमें मिल रही है, ठीक है, यहां पे जब हम लोग रख रहे हैं तो यहां पे क्या मिल रहा है, x की वैल्यू रख रहे हो, y की वैल्यू मिल रही है, ठीक है, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है। अब एक और यहाँ पे टेस्ट होता है 1 1 के लिए, ठीक है, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, फॉर 1 1 या फिर जिसे हम लोग एकाएकी बोलते हैं, कि अगर हमें एकाएकी चेक करना है वो भी ग्राफ से, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के समांतर रेखा खींचने पर यदि यदि रेखा ग्राफ को केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर काटती है तो फलन एकाएकी होगा। क्या होगा भैया, फलन हमारा एकाएकी होगा अगर केवल एक बिंदु पर काटती है। जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की, अब जब हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लाइन, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये केवल एक पॉइंट पे कट करके जा रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा एकाएकी होगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करके जाए, जैसे ये फंक्शन तो है ना, अब हमने इस पे ड्रा किया तो ये हमें क्या मिला, दो पॉइंट पे कट करके जा रहा, तो ये क्या हुआ, बाहु एकाएकी हुआ। क्या हुआ, बाहु एकाएकी हुआ। क्लियर है यहां तक, एकाएकी बाहु एकाएकी समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। चलो अब एक एक करके समझ लेते हैं कि अंताक्षेपी फलन क्या होता है। मैंने मैक्सिमम चीजें आपको समझा ही दिया है, मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आ गई होंगी
कि सारी चीजें क्या क्या होती हैं। अंतःछेदी फलन क्या है, इनटू फंक्शन क्या है। यदि फलन, आप इसको खुद से पढ़ लेना, मैं इसको आपको संक्षेप में बता देता हूं। अगर फलन का जो रेंज है वो आपका नॉट इक्वल टू कोडोमेन आता है, मतलब कि जो परिसर है वो इक्वल नहीं होना चाहिए सहप्रांत के, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःछेदी फलन बोलेंगे। अच्छा जी, दूसरा आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में क्या लिखोगे कि जो हमारा परिसर है ना वो इक्वल आ जाना चाहिए किसके, सहप्रांत के। अगर ये हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा आच्छादक हो गया, ठीक है। चलो, एक मैंने आपको समझाई दिया, प्रत्येक एक्स के लिए y की केवल एक वैल्यू होती है, आप इसको पढ़ भी लो कि यदि समुच्चय b के भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय a के भिन्न भिन्न f प्रतिबिंब हो तो फलन इतना को एक फलन बोला जाता है, 1 1। मतलब प्रत्येक x के लिए ये x1 है तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए और x बिलोंग्स टू a होना चाहिए। मतलब कि प्रत्येक x के लिए y की केवल एक वैल्यू हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक फलन बोलने वाले हैं, ठीक है। एकाएकी आच्छादक फलन क्या होगा या फिर एकाएकी आच्छादी फलन क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन अथवा बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, कि ऐसा कोई फंक्शन जो हमारा एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। जैसे समझते हैं, यहाँ पे हम लोग फिगर ही बना देते हैं एक कोई नंबर लेके। यहाँ पे जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये 5 है, 6 है और ये 7 है। अब यहाँ पे जब हमने मैपिंग कराई 1 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 6 के साथ, तो ये क्या हुआ, देखो एक एक बन रहे हैं, एक एक रिलेशन, एक एक तीर लग रही है सबको, और यहाँ पे सब के सब आ भी जा रहे हैं, मतलब कि कोई छूट भी नहीं रहा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, या फिर इसी को हम लोग साथ में बोल देंगे बाइजेक्टिव। साथ में क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। चलो, बहुत अच्छे। अगले पे आते हैं, बहु एकाकी फलन या फिर मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या कहलाएगा, ए टू बी है, एफ सच दैट ए टू बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के दो अवयव, ध्यान से समझना, समुच्चय ए के दो अवयव या फिर दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एफ प्रतिबिंब एक ही हो, मतलब कि इधर से दो तीर जा रहे हैं, उधर किसी एक को ही लग रही, मतलब एक ही बंदे को दो तीर लग जा रही है, तो उस फलन को बहु एकाकी या फिर अनेकाकी, अनेकाकी का मतलब एकाकी नहीं होगा, फंक्शन बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे x1 नॉट इक्वल टू x2 आना चाहिए, या फिर fx1 इज इक्वल टू fx2 मानते हैं, बट x1 नॉट इक्वल टू x2 आना चाहिए, या फिर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहु एकाकी फलन बोलेंगे, ठीक है। तत्समक फलन, आइडेंटिटी फलन, y इज इक्वल टू x, सीधी लाइन, ये क्लियर है, जो x की वैल्यू रख रहे हैं वही y की भी वैल्यू मिल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पर। अब ये भी आप समझ लो, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे मैंने आपको रिलेशन वाले में समझाया था कि डायरेक्ट आपसे पूछता है, यहाँ पे भी डायरेक्ट आपसे पूछेगा। क्या पूछ रहा है भाई, फलनों की संख्या। अगर हमारे पास ए टू बी में फलनों की संख्या पूछे, अब देखो यहाँ पे जो n है ना, n है ना, या फिर आप ऐसे समझो कि n क्या है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या है, ये लिख लेना, नहीं तो पता चला कि आप कंफ्यूज रहो। और m क्या है, समुच्चय a में, ये आपको गिवन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपको क्या होगा, गिवन होगा, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ये गिवन। तो फलनों की संख्या अगर ए टू बी पूछे जाए, ए टू बी अगर फलनों की संख्या पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, जो दूसरे वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको पहले लिखोगे, देन उसकी पावर कर दोगे आगे वाले, तो n की पावर m, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद होना चाहिए। एकाकी फलनों की संख्या m लेस देन आर इक्वल टू n है, अगर पहले वाले में संख्या दूसरे वाले से कम है
तो NPM परम्यूटेशन क्रॉस 11, ठीक है, क्रम से। और अगर m ग्रेटर देन n है तो 0, एक ही बनेगा ही नहीं, क्योंकि पहले वाले में कोई ना कोई एलिमेंट तो छूट ही जाएगा ना। अगर पहले वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हैं तो एक ही 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि पहले में 0 कोई ना कोई छूट ही जा रहा है। आच्छादक फलनों की संख्या अगर m इज इक्वल टू n है, दोनों में सेम है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे n फैक्टोरियल। अगर m नॉट इक्वल टू n, अगर दोनों में सेम नहीं है तो 0 बोल देंगे, आच्छादक फलनों की संख्या 0 बोल देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर, इनके क्वेश्चंस भी निपटाते हैं फटाफट। हाँ, यहां पे इसको समझते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे क्या पूछा गया है, आपको जांच करने के लिए बोला गया निम्नलिखित फलनों की इंजेक्टिव तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। पहला क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट वाला, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड f n टू n में है। क्या है भाई? n टू n है। अब ध्यान से समझो, यहां पे हम लोग इसको कई तरीके से सॉल्व करेंगे, कई तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। नेचुरल नंबर मतलब कि ये क्या है, n है, ये भी क्या है, n है, मतलब कि हम लोग नेचुरल नंबर ले रहे हैं, 1 से लेके नंबर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेट देखें ना तो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके। अब आप समझो कि हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स वाला समझते हैं, ये बॉक्स ये हमने बनाया, दूसरा बॉक्स ये बनाया, इसमें संख्या क्या होगी, 1 से लेके इंफिनिटी तक होगी, ऐसे करके। इसमें भी संख्या यही होगी, ऐसे करके। अब जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही, ये तो x है ना, ये y है। हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई। जब हमने 3 रखा तो 9 आ गया, यहां कहीं 9 होगा। अब आप समझो कि क्या x में कोई ऐसा एलिमेंट छूट रहा है जिसका y में कोई इमेज ना बन रहा हो? क्या इस साइड कोई ऐसा एलिमेंट छूट रहा है जिसका दूसरी साइड कोई एलिमेंट, जिसके दूसरी साइड इमेज ना बन रहा हो? आप कहोगे नहीं सर, इधर सभी के एलिमेंट्स हैं, इधर दूसरी साइड सबके इमेज बन रहे हैं। अच्छा, कितने कितने तीर लग रहे हैं दूसरी साइड? एक एक तीर लग रहा है। भाई हम लोग इधर से क्या कर रहे हैं, एक तीर चला रहे हैं, दूसरी साइड एक एक तीर सबको लग रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा एक ही फलन हो गया। सीधा यहां से समझ में आ गया एरो डायग्राम से, तो ये क्या हुआ, हमारा एक ही हो गया। अच्छा जी, एक ही हो गया। अब हमें ऑन टू और इन टू चेक करना है। ऑन टू का मतलब क्या है, आच्छादक फलन। दूसरे वाले में मतलब कि बी वाले सेट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, बट जैसे ही हम लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं ये पहले ही छूट गया। और कोई भी अगर एलिमेंट छूट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहु एकैकी। तो ये क्या हुआ हमारा एकैकी, और सॉरी बहु एकैकी नहीं, इनटू फंक्शन। हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंतःक्षेपी बोलेंगे। एकैकी तो है ही, तो बहु एकैकी कहां से हो जाएगा, अंतःक्षेपी बोलेंगे। ठीक है, अंतःक्षेपी। अब आते हैं ग्राफ से, सेकेंड वाला मेथड। ये हमारा पहला मेथड हो गया। दूसरा वाला मेथड देखते हैं, M2। हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू fx, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये ऊपर की साइड बनेगा, यही तो बनेगा। यहां पे क्या करोगे, हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ये क्या हुआ, 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा। क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है ना पूरे वाई। हाँ, अब देखो यहां पे हमने ये ड्रॉ किया। अब आपके मन में क्या आ रहा होगा, अब आपके मन में क्या आ रहा होगा, सर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। बहुत देखो माइन्यूट सा डिफरेंस है, आपको जो समझना है। सर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हुआ, बहु एकैकी हुआ। बट हमें इधर जाना है, हमें इस साइड जाना है, 0 से पीछे नहीं जा रहा है, मतलब 0 पे भी नहीं जा रहे हैं, यहां पे नहीं जा रहे हैं, 0 पे खाली है, 0 पे खाली है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो हमें इसके आगे जाना है, मतलब ये इधर से हमें कोई मतलब ही नहीं है।
इधर वाले ग्राफ से हमें कोई मतलब नहीं है, पीछे की साइड कोई मतलब नहीं है। अब देखो लाइन ड्रॉ की हमने, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, कितने पॉइंट पे कट करके जा रहा है? एक पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? यही तो कट करके जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ? एक एक ही हुआ, एक एक ही हुआ। और ये क्या था? हमारा फंक्शन क्या था? एन टू एन था ना, एन टू एन था। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे में क्या रहा है? जेड टू जेड है, सेम ही है बट जेड टू जेड है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बट अभी क्या है? ये हमारा फंक्शन क्या है? जेड टू जेड है। जेड का मतलब है इंटीजर नंबर्स है। इंटीजर नंबर्स है। यहां पे हम लोग रखेंगे क्या? इंटीजर का मतलब निगेटिव भी नंबर आ रहे होंगे, तो ये डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे कर दो। यहां पे भी वही आएगा। ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग जीरो रख रहे हैं, जीरो रखा तो जीरो मिला, जीरो रखने पे क्या हुआ? जीरो मिला। जब हम लोग वन रख रहे हैं तो स्क्वायर कर रहे हैं, वन ही मिल रहा है। बट -1 रख रहे हैं तब भी हमें वन मिल रहा है। जब हम लोग टू रख रहे हैं तो यहां कहीं फोर आ रहा होगा, -2 भी रखने पे हमें फोर ही मिल रहा है, हमें फोर ही मिल रहा है। इसका मतलब कि इधर से आप तीर चला रहे हो तो इधर क्या हो रहा है? एक बंदे को दो दो तीर लग रहे हैं कहीं कहीं। जैसे वन पे लगेगा, फोर पे लगेगा, उसके बाद कितने पे लगेगा? 9 पे लगेगा, 16 पे लगेगा। मतलब कि x की दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू हमें मिल रही है। तो यहां से आप क्या बोलोगे? बहु एकैकी। क्या बोलोगे? बहु एकैकी। अच्छा जी। अब इधर क्या कोई एलिमेंट छूट रहा है? कोई नंबर छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। इधर पूरा का पूरा नंबर ही छूट जा रहा है। ये ऊपर वाले नंबर छूट जा रहे हैं। मतलब कि जब आप इसका रेंज निकालोगे ना, रेंज निकालोगे क्या आएगा? 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। बट डोमेन को डोमेन कितना है? को डोमेन कितना है? जेड। को डोमेन कितना है भाई? जेड है। तो आप कह सकते हो कि रेंज नॉट इक्वल टू, अच्छा यहां पे रेंज, ये आपका रेंज ये नहीं आएगा, रेंज आएगा आपका 0 1 4 9 16 ऐसे करके आएगा। स्क्वायर नंबर्स आएंगे ना, ये स्क्वायर्स वाले नंबर्स लिखेंगे। अगर हम लोग 0 टू इन्फिनिटी कर देते हैं उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। इस वजह से आपका रेंज 0 से इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 1 4 9 16 ऐसे करके होगा। रेंज कितना है? रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। दैट्स वाई हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये हमारा क्या है? अंताक्षेपी है। क्या है? अंताक्षेपी है। समझ में आ रहा है? अंताक्षेपी। ठीक है, आगे वाले पे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है? R2Z है, फंक्शन वही है बट R2Z है। थर्ड वाला R2Z है। R का मतलब रियल नंबर, Z का मतलब क्या है? इंटीजर नंबर। इधर क्या रख सकते हैं? सारे नंबर्स रख सकते हैं, -2 -1 0 1 2। और यहाँ के बीच में भी आपके कितने आएंगे? इनफाइनाइट नंबर आएंगे। 1 एंड 2 के बीच में आपके कितने आएंगे? इनफाइनाइट नंबर आएंगे, 3 4 ऐसे करके। और ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर आएंगे ऐसे। इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, ऐसे लिख लो।
क्योंकि इंटीजर वैल्यू है ही नहीं और इनके बीच में क्या है, अनंत संख्याएं आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। अब देखो यहां पे जब हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, R2Z में है, x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 0, तो 0 आ रहा, 1 रखा तो 1 आया, प्लस का 1 रखा तो भी 1 आया। ठीक है, प्लस का 1 रखा तो 1 आया। अब ऐसे करते चले जाओ तो आप देखो यहां पे क्या हुआ, 2 तीर 1 को लग रहे, इसका मतलब ये क्या हुआ, बहु एकी, बहु एकी हुआ। अच्छा, क्या इसमें कोई नंबर छूट रहा है, जी हाँ, ये ऊपर वाले नंबर्स छूट रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंताक्षेपी। ठीक है, मतलब कि इसका जो रेंज है नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज जो है कोडोमेन इक्वल नहीं आ रही है। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन को होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 4 हो गए हैं, अच्छा कितने हुए, 3, ये दोनों आपके क्या है, होमवर्क है भाई। ये तीनों ये दोनों कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये वाला कह रहा है कि भाई सिद्ध कीजिए कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना तो एक ही है R2R में, R2R में ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो हम लोग इसको ग्राफ से देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। क्या होता है, जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आता है, 0 आता है। 0 से स्टार्ट होता है यहां तक, 1 पे ये ओपन हो जाता है, फिर आगे ओपन, फिर आगे ओपन, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये कितना हुआ, 1, ये 2। सिमिलर पीछे की साइड जाओगे तो ये खाली होगा, फिल होगा, फिर ये ऐसे करके। ठीक है, ये आपका -1, -2 और ये आपका -3। ठीक है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ। अब इन्होंने क्या बोला कि प्रदत्त फलन R2R में, किसमें, R2R में ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है। अब आप जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले रहे हो, जैसे अगर हम लोग 0.999 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। और अगर हम लोग 0.00001 ले रहे हैं तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही, 0 आ रही। मतलब x की 2 वैल्यू के लिए y की केवल 1 वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा बहु एकी हुआ। क्या हुआ बच्चे, बहु एकी हुआ। कैसे हुआ, देखो 0 से लेके 1 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे, y की वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। तो मतलब x की मल्टीपल वैल्यू के लिए y की केवल 1 वैल्यू मिल रही है, इस वजह से ये क्या हुआ, बहु एकी हुआ। अब अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करते हैं, इसका जो परिसर आएगा, जो परिसर आएगा ना, परिसर का मतलब y एक्सिस पर वैल्यू कितनी मिल रही है, देखो यहां पे 0 मिलेगी, यहां पे 1 मिलेगी, यहां पे 2 मिलेगी, यहां पे 3, बट इनके बीच की वैल्यू गायब है, मतलब ये इंटीजर्स वैल्यू लिखी गई है सिमिलर। तो ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर या फिर पूर्णांक, पूर्णांक। बट यहां पे इन्होंने क्या बोला है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन कितना है हमारा, -∞ से +∞ है। कोडोमेन कितना है, -∞ से +∞ है। और यहां पे परिसर क्या है हमारा, पूर्णांक है। तो आप लिख सकते हो परिसर नॉट इक्वल टू सहप्रांत।
इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अंताक्षेपी। और इन्होंने क्या बोला है, ना ही आच्छादक है, हाँ, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है, जो कि बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, डन है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिग्नम वाले फंक्शन पर। मॉड एक्स का भी देख लेते हैं, मॉड एक्स का भी देख लेते हैं, मॉड एक्स का। ठीक है, मॉड एक्स का देखते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, यही तो ना, ये मॉड एक्स का ग्राफ। इन्होंने क्या बोला, आर टू आर, आर टू आर में मैंने आपको क्या बताया था, एक एक के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो क्या हो रहा है, मोर देन 1 पॉइंट कट करके जा रहा है ना, इसका मतलब यहां से क्या हुआ, बहु एकाकी, बहु एकाकी। अब देखो यहां से ये जो वैल्यू है वाई एक्सिस की, यही वैल्यू है ना, इसके ऊपर आपको मिल रही है, जो कुछ भी मिलेगा आपको ऊपर ही मिलेगा। तो अगर इसके रेंज की बात करें, हम लोग परिसर की बात करें, रेंज या फिर परिसर की बात करें, ये कभी भी आपका 0 से नीचे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 टू इंफिनिटी हुआ, 0 टू इंफिनिटी। और यहां पे इन्होंने क्या बोला है, कोडोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, दोनों आपस में सेम नहीं है। आप लिख सकते हो परिसर नॉट इक्वल टू सहपरांत। तो यहां से क्या पता चल रहा है, बहु एकाकी और अंताक्षेपी, बहु एकाकी और क्या है, अंताक्षेपी है ये मॉड एक्स का ग्राफ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिग्नम फंक्शन आर टू आर में ये है, तो आपको प्रूव करना है क्या, ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन क्या क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि x इज इक्वल टू 0 पे 0 होता है, और इसमें 3 ही वैल्यू होती है, एक 0, एक -1 और एक 1। ये -1 है और ये 1 है, ये x ग्रेटर देन 0 है, ये x लेस देन 0 है, और ये x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करें, अब देखो यहां पे आप जब मल्टीपल वैल्यू रखोगे, मतलब x की वैल्यू 1 रखोगे तो भी y 1 ही आएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे y 1 ही आएगा, x की वैल्यू 3 रखोगे, मतलब इधर पॉजिटिव वैल्यू जितनी है सब रख दोगे तब भी आपको y केवल 1 ही मिलेगा। इधर निगेटिव वाली वैल्यू है, सब रख दो तभी y -1 मिलेगा, और 0 पे 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका बहु एकाकी हुआ, बहु एकाकी हुआ। क्यों, f क्यों हुआ भैया, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f3, इन सब पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 ही मिलेगी। आगे भी ऐसे कर दोगे तो भी वैल्यू 1 ही मिलेगी। ये बहु एकाकी हो गया। अब देखो इसको हम लोग चेक कर रहे हैं अंताक्षेपी के लिए। ठीक है, तो रेंज हमारा कितना आ रहा, परिसर कितना आ रहा, यहां पे अगर हम लोग परिसर की बात कर रहे हैं तो परिसर में केवल 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 ही नंबर आ रहे हैं, ये -1 0 1, -1 0। और यहां पे इन्होंने क्या बोला है, ये हमारा क्या है, सहप्रांत है। ये क्या है हमारे पास, कोडोमेन है। तो आप परिसर में देखो सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं, कोडोमेन में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, परिसर नॉट इक्वल टू सहप्रांत। और जब ये होता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अंताक्षेपी फलन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अंताक्षेपी। बहु एकाकी हुआ और साथ में क्या हुआ, अंताक्षेपी हुआ। ठीक है, बहु एकाकी और अंताक्षेपी। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे देखते हैं, इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि 1 2 3 है, b 4 5 6 7 है, और इन्होंने एक फंक्शन बना रखा है 1 4 2 5 3 6 a से b तक। ठीक है,
जो कुछ भी बोला उसको समझते हैं। पहले में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 है। दूसरे में कितना है? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। हमने यहाँ पे एरो बनाया। क्या क्या है? 1 का संबंध किसके साथ है? 4 के साथ। 2 का किसके साथ है? 5 के साथ। 3 का किसके साथ है? 6 के साथ। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। हमने ए से एक एक तीर चलाई, बी में सबको एक एक तीर लगी। इसका मतलब ये क्या हुआ? हमारा इक्कीकी हुआ। क्या हुआ? इक्कीकी हुआ। सिंपल सा इक्कीकी है, मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू अवेलेबल। अच्छा, अगर हमें इसमें चेक करना है कि अंताक्षेपी है या फिर आपका आच्छादक है, तो एक छूट जा रहा है, ये वाला छूट जा रहा है, इसकी वजह से ये क्या है? अंताक्षेपी है। क्यों? अगर हम लोग यहां पे देखें कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब सहप्रांत, अगर हम लोग देख रहे हैं तो सहप्रांत कितना आ रहा है? 4 5 6 7। अगर हम लोग रेंज की बात करते हैं, परिसर, अगर हम लोग परिसर की बात कर रहे हैं तो परिसर में केवल ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 4 5 6। तो आप कह सकते हो कि जो परिसर है नॉट इक्वल टू सहप्रांत। परिसर हमारा सहप्रांत की इक्वल नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? अंताक्षेपी फलन। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, हाँ ये इंपॉर्टेंट आपका है कि भाई अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसको स्कैन करिएगा, आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, दृष्टि स्कूल साइंस हिंदी मीडियम वाले पे, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बालक, आपको बस स्कैन करना है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।